संस्कृत पाठकों, आज हम उत्तर मेघदूतम के 16वें श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। श्लोक मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। मंदाक्रांता जलधिषट गैर्मभौ नतौतात् गुरुचेत प्रावृट प्रवासप्यसने मंदाक्रांता विराजते। ये सब चर्चाएं हम पहले कर चुके हैं। श्लोक ध्यान दें। वापी चास्मिन् मरकत शिलाबद्ध सोपान मार्गा हेमैश्छन्ना विकच कमलैः स्निग्ध वैदूर्यनालैः यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं सन्निकृष्टं नाध्यास्यन्ते व्यपगतशुचस्त्वामपि प्रेक्ष्य हंसा। जब कोई एकाधिक व्यंजन परवर्ती हो तो उसके पूर्ववर्ती स्वर पर बल दिया जाता है और वह गुरु में तब्दील हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसलिए नाध्यास्यन्ति व्यपगत, तकार के परवर्ती जो इकार है वह उस पर बल दिया जाता है, क्योंकि व्यपगत का व और यह दो व्यंजन है, इसलिए पूर्ववर्ती इकार को गुरु बना देता है। लिहाजा नाध्यास्यन्ति व्यपगत शुचस्त्वामपि प्रेक्ष्य, वहाँ भी यही स्थिति है। अपि प्रेक्ष्य को अपिप्रेक्ष्य इस तरह से कहा जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसे काव्य प्रकाश को काव्य प्रकाश, गद्य में यद्यपि यह आवश्यक नहीं है लेकिन पद्य में यह आवश्यक है, इसलिए कि वहाँ गुरु विधान करता है। लिहाजा शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नियमों के तहत चूँकि वो पद्य है, अतएव वहाँ यह अत्यावश्यक है। जैसे पद्य में संधियाँ भी आवश्यक हैं, जबकि गद्य में ऐसा नहीं है। तो गद्य बंध में आप काव्य प्रकाश भी कह सकते हैं, लेकिन जब पद्य बंध में होगा तो काव्य प्रकाश, यही कहना पड़ेगा। तो वापी चास्मिन् मरकत शिलाबद्ध सोपान मार्गा हेमैश्छन्ना विकच कमलैः स्निग्ध वैदूर्यनालैः यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं सन्निकृष्टं नाध्यास्यन्ति व्यपगत शुचस्त्वामपि प्रेक्ष्य हंसा। ये श्लोक है। और महाकवि कालिदास, जो आज 2000 साल के भी बहुत पहले रहे होंगे, अपने यशःभूत शरीर से सारे संसार में आज भी जीवित हैं। उनके द्वारा विरचित किया गया यह एक विलक्षण खंड काव्य है और इसका वैलक्षण्य वस्तु नेता रसस तेषाम, माने कथा वस्तु, अभिनेयता और रस, तीनों ही पक्षों को लेकर विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है ये तीनों परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। तो इसलिए ऐसे महाकवि कालिदास ने जिस यक्ष को नायक बनाया है वह धीर ललित भी है और परिस्थितियों वश विरही भी हो चुका है। अभिशप्त होकर के राम गिरियाश्रमस्थ है, सामने दिखाई पड़ने वाले मेघ को मित्र बना करके उससे अपनी प्रीतमा के पास संदेश संप्रेषण करता है। अपनी नगरी अलकापुरी जाने के लिए पूर्व मेघ के अंदर मार्ग बताता है और फिर उत्तरवर्ती मेघ में अलकापुरी में विद्यमान विभिन्न प्रसंगों को प्रकाशित करता है। अलकापुरी में विद्यमान रहने वाले विभिन्न दृश्यों के प्रकाशन के अनुक्रम में वह यक्ष अपने घर के समक्ष विद्यमान रहने वाली बावली पर दृष्टिपात कराता है। मित्र मेघ को कहता है, हे मित्र, माने यक्ष के व्याज से महाकवि कालिदास प्रस्फुरण कर रहे हैं। यक्ष कह रहा है कि हे मित्र मेघ, अस्मिन् मरकत शिलाबद्ध सोपान मार्गा। इसके पहले 15वें नंबर के श्लोक में वह अपने भवन पर प्रकाश डाल चुका है और भवन को प्रकाशित करने के अनंतर
वह कहता है अस्मिन, माने इसी भवन में, भवन जो एक विशाल स्वरूप लिए हुए है, प्रांगण आदि सभी उसके अधीन ही हैं, ऐसे उस मदीय भवने, मेरे भवन में, अस्मिन इदम शब्द का सप्तमी भक्ति एक वचन का रूप है, माने अस्मिन मदीय भवने, इस मेरे घर में, मरकत शिलाबद्ध सोपान मार्गा, कहा कि मदीय भवने बापी अस्ति, मेरे घर में एक बावली है। बापी माने स्वल्प जल विद्यमान रहते हों जहाँ, वह बावली कहलाती है। सरोवर के सापेक्ष थोड़ा छोटी होती है। तो एका बापी अस्ति, एक बावली है मेरे घर में, यक्ष कह रहा है। वह बावली कैसी है? कह रहा है विकच कमले ही छन्ना। विकच माने विकसित, कमला कम धातु और अलच प्रत्यय से योगे कृत्य कमलमिति शब्द है संस्कृत भाषा में निष्पद्यते। रमणीयता का आधार विद्यमान हो जिसमें उसे कमल कहते हैं। विकच कमलई मन विकसित कमलों वाले, कमल कभी लाल कमल, कभी नील कमल, कभी श्वेत कमल। तो विभिन्न प्रकार के कमल जहाँ पर विकसित हैं, उन विकसित कमलों से छन्ना, छद धातु रखता है प्रत्यय से योग्य कृत्य, छत्ता बनना चाहिए। भाई छद है बाद में त है, तो इसलिए छत्ता न बनकर रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चदा, कहता है कि द के बाद अगर अक्ता या अक्तवत करता हो तो दोनों स्थानों पर न हो जाए। तो इसलिए छद के द को भिन्न और अक्ता के त को भिन्न। पूछा भी जाता है कि छन्न शब्द में विद्यमान प्रत्यय है 4 विकल्प। पहला नंग प्रत्यय, दूसरा न प्रत्यय, तीसरा क्त प्रत्यय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा। इसलिए का छन्ना शब्द तो रक्त प्रत्यय से हो गए कृते छन्नति शब्द तरह स्त्रीलिंगे छन्नाति शब्द। बापी का विशेषण है छन्ना। तो किससे छन्ना माने आच्छादिता, आच्छादित रहने वाली बावली है। किससे आच्छादित है? अविकच कमल ही माने विकसित कमलों से आच्छादित है। ये इसकी रमणीयता का पक्ष हो गया। बड़ी सुंदर लग रही है बावली क्योंकि कमलों से आच्छादित है। और चूंकि पुष्पों में सुगंधियाँ भी होती हैं, अतएव विभिन्न प्रकार की पुष्पों से विनिर्मित रहने वाली सुगंधियों से भी आप्रेक्त है। लिहाजा विकच कमल ही छन्ना बापी अस्ति, ये कह रहे हैं कि विकसित कमलों से आच्छन्न रहने वाली, परिव्याप्त रहने वाली बावली है। और वे जो कमल हैं वे भूतल के नहीं हैं। कुल 14 संसार हैं। 14 में से नीचे से 8वें पर और ऊपर से 7वें पर हम लोग हैं। इसके 7 नीचे 6 ऊपर। तो जो ऊपर के 6 संसार हैं, उन 6 संसारों में कहीं पर गंधर्व हैं, किन्नर हैं, यक्ष हैं, सिद्ध हैं, देव हैं। तो इनमें जो ऊर्ध्व लोग हैं, भू भुव स्व मह जन तपः सत्यम, क्रमशः उन्नत होते गए। तो इसलिए जो उन्नत लोक हैं उनमें ये प्राकृतिक पदार्थ अपनी पराकाष्ठा पर अधिष्ठित होते हैं। अतः वहाँ स्वर्ण कमल विद्यमान रहते हैं। और फिर तो वह यक्ष लोक है जहाँ स्वर्ण की ही बात की जाती है। वहीं कुबेर हैं और कुबेर का सारा सोना रावण लंका में उठा ले आया था। अपनी स्वर्णमयी लंका माने सारी लंका को सोने की बना दिया था। उन्हीं का वाहन था पुष्पक विमान जो सोने का बना था, रावण लंका में उठा ले आया था। तो वहाँ पर जो कमल हैं वे विकसित भी हैं और हेमयी ही माने सोने के भी बने हुए हैं, स्वर्ण कमल हैं। हेमन इति मूल शब्द
तृतीया विभक्त बहुवचने हेमैः शब्दः भाषायां निष्पद्यते तर्हि हेमैः विकचकमलैः। सोने से बने हुए, सोने स्वर्ण रूप वाले विकच कमलैः माने विकसित कमलों से छन्ना, व्याप्त रहने वाली बापी अस्थि एक बावली है। तो हो गया, जो कमल हैं वह सोने के हैं, स्वर्ण कमल हैं और विकसित हैं। और क्या है वहाँ का स्निग्ध वैदूर्य नालई ही, वहाँ नालियाँ बनी हुई हैं। पुराना पानी जाता रहता है, नया आता रहता है, क्योंकि वहाँ तमाम सारे प्राकृतिक झरने हैं। झरझर करके नया नया पानी निकल रहा है और पुराना हटता जा रहा है, इसलिए वहाँ शुचिता भी बनी हुई है। इसलिए कहा स्निग्ध वैदूर्य नालई ही, वहाँ की जो नालियाँ हैं वो किसकी हैं? स्निग्ध माने चिकनी, और वैदूर्य विदूर पर्वत पर होने वाली एक मणि है, उसका नाम है वैदूर्य मणि। विदूर में इया प्रत्यय लगता है, इया, और इया में इया का लोप हो जाता है, यह शेष बचता है। इया लेकिन एक्शन करता है, चूंकि यह प्रत्यय तद्धित का है, इसलिए तद्धिते शुचामादे से आदि एच की वृद्धि भी करता है, तो वी के ई को आई हो जाता है, तो विदूर से वैदूर्य बन जाता है। तो इसलिए वैदूर्य माने विदूर पर्वत पर उत्पन्न होने वाली जो मणि है, उसको लोक में लहसुनिया रत्न भी कहते हैं। तो ये वैदूर्य मणि, लहसुनिया जो केतु नामक ग्रह की आकर्षक मणि है, तो इसलिए स्निग्ध वैदूर्य नालई ही, ये कहते हैं चिकनी जो वैदूर्य मणि है वह जिसकी नालियों में जड़ी हुई है, अर्थात जिसकी नालियां इस मणि से बनी हुई हैं। अब चूंकि मणि है, दूसरे चिकनी है, इसलिए ताकि कोई पानी वहाँ न रुके। आजकल पानी रुकता है जहाँ ज़्यादा, वहाँ काई जम जाती है, तो इसलिए वहाँ सुगंध से विरहित दुर्गंध आदि की संभावना रहती है। किंतु जहाँ इस तरह की वैदूर्य जैसी मणि होगी, जो एकदम स्निग्ध माने चिकनी सॉफ्ट होगी, ऐसी उसकी नालियाँ होंगी, तो रंच मात्र भी जल नहीं ठहरेगा, सब बह जाएगा, तो सफाई बढ़िया होती रहेगी। इसलिए स्निग्ध वैदूर्य नालई ही माने चिकनी वैदूर्य मणि से बनी हुई नालियों वाली, तथा हेमई ही माने सोने से युक्त विकच कमलई ही, विकसित कमलों से छन्ना परिव्याप्त वापी चास्ती एक बावली है। तो ठीक है, नाली हो गई, उसमें विद्यमान रहने वाले स्वर्ण कमल हो गए, और क्या है उसमें? कहा वहाँ सीढ़ी के मार्ग भी हैं उतरने के लिए, क्योंकि स्नान आदि करना है तो उस बावली में उतरना होगा। तो वह कैसी बनी हुई है? सीढ़ी के मार्ग कैसे हैं? का मरकत शिलाबद्ध सोपान मार्गा, मरकत मणि से बनी हुई जो शिला, माने मरकत मणि के बड़े बड़े शिलाखंड हैं, उनसे बंधे हुए सोपान मार्गा, सीढ़ियों के मार्गों वाली, मैंने सीढ़ी के जो मार्ग हैं वे मरकत मणि से बने हुए हैं। मरकत को लोक में पन्ना रत्न कहते हैं, और ये हरे रंग का होता है, ये बुध ग्रह का आकर्षक रत्न है, मणि है। तो इसलिए मरकत शिलाबद्ध सोपान मार्गा, जो सीढ़ियों के मार्ग हैं वे मरकत मणि से, मणि की शिलाओं से बने हुए, मरकत शिलाबद्ध माने मरकत मणि की शिलाओं से बद्ध माने बंधे हुए सोपान मार्गा, सीढ़ियों के मार्ग हैं। तो वहाँ की सीढ़ियाँ मरकत मणि से बनी हैं, नालियाँ स्निग्ध वैदूर्य मणि से बनी हुई हैं, और स्वर्ण कमल और जो कमल हैं विकसित वे सोने के हैं। तीन बातें हो गई। तो इसलिए सवाल विभिन्न तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। यस्याह तोये, अब उस पानी की क्या विशेषता है? यस्याह बाप्याह, जिस बावली के, तोये माने जल में कौन रहते हैं? हंसाह, हंस रहते हैं। कृतवसतयः हंसाह, निवास बना लिया है जिन्होंने ऐसे हंस,
बसती बसती बसतयः, तो बहुवचन में हो गया क्योंकि हंसा बहुवचन में है। तो कृतवसतयः हंसाः, निवास करने वाले हंस। उस बावली में एक और भी बात हो गई, चौथी जुड़ गई कि हंस रहते हैं। तो ज़्यादातर तो बहुत रहे बकुले रहते हैं, किंतु उस बावली में तो हंस रहते हैं। जो मदीय भवने यक्ष कह रहा है कि मेरे घर की बावली में ये स्थिति है, तो इसलिए वहाँ पर कृतवसतयः, यस्याः, जिस बावली के तोये मन जल में कृतवसतयः हंसाः, निवास करने वाले हंस। हे मित्र मेघ, मेघ की ओर इंगित कर रहा है यक्ष, कह रहा है हे मित्र मेघ त्वाम प्रेक्ष्य, तुम्हें देख करके वे व्यपगत शुचः, शोक से व्यपगत हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। वी अप, वी उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, गम धातु एक प्रत्यय व्यपगत, माने दूर हो गया है शोक जिसका, वे हैं व्यपगत शोक, शुचौ शुचा बहुवचन में है, प्रथमा का बहुवचन, व्यपगत शुचः, शोक विरहित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 8 महीने के बाद तुमसे मुलाकात होती है और तुम प्राकृतिक जलवर्षी हो, तुम्हें वे बहुत पसंद करेंगे, इसलिए त्वाम प्रेक्षित, तुम्हें जैसे ही देखेंगे। प्र उपसर्ग पूर्वकेण ईक्ष धातो ल्यप प्रत्यय संयोगे कृते प्रेक्षित शब्द संस्कृत भाषायाम अव्ययत्वेन निष्पद्यते। त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय होता है। ल्यप की विशेषता यह है कि अंत में यह उसके पूर्व में, धातु के पूर्व में उपसर्ग निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है। ऐसे बना हुआ शब्द अव्यय ही होता है, इसका रूप संचालन नहीं होता। त्वाम प्रेक्ष्य, युष्मत् का रूप त्वाम, त्वम युवाम यूयम, त्वाम द्वितीय का एक वचन। त्वाम प्रेक्ष्य, तुम्हें देख करके व्यपगत शुचः, शोक विरहित होकर के सन्निकृष्टम मानसम, सन्निकृष्टम बगल में विद्यमान रहने वाले। कृष्ण में अक्ता सम उपसर्ग नि उपसर्ग, कृष्ण माने खींचना, कृष्ण धातु रक्त प्रत्यय से हो गए कहते कृष्ण है शब्द है, तर्हि सम नि उपसर्ग पूर्वकेण च सन्निकृष्ट, तो सन्निकृष्टम मानसम, मानसम का विशेषण है। मानसम माने मानसरोवर का बगल में विद्यमान रहने वाले मानसरोवर को भी न अध्यास्यन्ति, स्मरण नहीं करेंगे, उसका भी बहुत ध्यान नहीं देंगे। हिमालय पर्वत के बड़े हिस्सों में जहाँ कैलाश पर्वत है, अलकापुरी है, वहीं पर मानसरोवर भी है। आजकल मानसरोवर झील के रूप में है और तमाम तीर्थ स्थल जाने वाले लोग वहाँ जाने की कामना करते हैं, वहाँ बहुत सन्निकट तक पहुँचते भी हैं और वहाँ का जल बिल्कुल स्वच्छ है और झरने के रूप में 12 महीने उसका प्रवहन देखा जाता है। इसलिए वह मानसरोवर हंसों का अत्यंत प्रिय सरोवर है। बावजूद उसके यक्ष कह रहा है हे मित्र, तुम्हें देख करके वे उस मानसरोवर को भी नहीं याद करेंगे, माने तुमसे इस कदर आश्लिष्ट होंगे कि मानो उसे भी भूल जाएंगे। एक बार मिला लें कास्मिन, मैंने इस बावली में मरकत शिलाबद्ध सोपान मार्गा, मरकत मणि के शिला खंडों से बद्ध बने हुए सोपान मार्गों वाली, सीढ़ियों के मार्गों वाली, स्निग्ध वैदूर्य नालई ही, चिकनी वैदूर्य मणि की नालियों से युक्त, हेमयी ही विकच कमलई ही, स्वर्ण विकसित स्वर्ण कमलों से छन्ना परिव्याप्त बावली अस्ति, एक बावली है, व्यापी अस्ति बावली है, यस्याह तो ये जिसके जल में कृतवसतयः हंसाः, निवास करने वाले हंसगण, त्वाम प्रेक्ष्य, तुम्हें देख करके सन्निकृष्टम मानसमपि, माने सन्निकट विद्यमान रहने वाले, यहाँ कृष्ण धातु है खींचना, माने मानसरोवर भी अपनी ओर आकृष्ट करता है, खींचता है, उसके बावजूद वे त्वाम प्रेक्ष्य, तुम्हें देख करके उसे भी याद नहीं करेंगे, क्योंकि वे व्यपगत शुचः, तुम्हें देख करके वे व्यपगत शोक हो जाएंगे, माने शोक विरहित अवस्था वाले हो जाएंगे।
इसलिए वे उसे भी याद नहीं करेंगे, जबकि याद किया जाना चाहिए। ये बात पहले हो चुकी है कि जब विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियां, विभव आदि के वर्णन दिखाई पड़ते हैं तो वह वहाँ एक अलंकार बनता है। उदात्तम वस्तुनः संपत्ति, उदात्त अलंकार कहते हैं जहाँ वस्तुगत संपत्तियाँ देखी जाती हैं, वस्तुओं के रूप में विभिन्न संपत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की मणियों का उद्रेक दिखाई पड़ रहा है, अतएव यहाँ उदात्त नाम का एक परिस्फुट अलंकार दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा अलंकार बनता है, विभावना और विशेषोक्ति दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। माने कार्य के न होने पर भी कारण दिखाई पड़े तो वह अलंकार होता है विभावना अलंकार। माने जहाँ कारण नहीं है पर फिर भी कार्य हो रहा है। दूसरा अलंकार होता है विशेषोक्ति, जहाँ कारण तो है पर कार्य नहीं हो रहे हैं। विशेषोक्ति रखंडेषु कारणेषु फलावचः। तो यहाँ भी मानसरोवर एक ऐसा सरोवर है जो सारे संसार के सरोवरों में अत्यंत विलक्षण है। तो इसलिए उसमें निश्चित रूप से हंसों को सर्वाधिक आनंद प्राप्त होता है, उसकी ओर आकृष्ट रहना चाहिए, परंतु फिर भी यहाँ उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ कारण तो है पर कार्य संपन्न नहीं हो रहा है। तो इसलिए कारणेषु रखंडेषु माने सभी कारणों के उपस्थित होने पर फलावचः, फल का कथन न होना, कारण के होने पर भी कार्य का न होना देखा जा रहा है। तो जब ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है तो वहाँ पर विशेषोक्ति नाम का अलंकार हो जाता है। तो इसलिए कारण के होने पर भी कार्य का न होना विशेषोक्त, और विभिन्न प्रकार की संपत्तियों का वर्णन दिखाई पड़ना उदात्त। इस प्रकार से ये दोनों ही अलंकार यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं और दोनों बिल्कुल मिलजुल कर आए हुए हैं शब्दों से। इसलिए दोनों के हो जाने के बाद उसे कहते हैं कि संकर अलंकार भी हो गया है। नीरक क्षीर न्यायेन तो संकर और तिल तंडुल न्यायेन तो संसृष्टि। जब तिल और तंडुल माने चावल और उसमें तिल मिला दीजिए तो उसका जो सम्मिलन है उसको संसृष्टि कहते हैं। साफ साफ दिखता रहता है कि चावल सफ़ेद है और तिल काला है। लेकिन नीरक क्षीर न्यायेन, जब दूध में पानी मिला दीजिए तो पता ही नहीं चलता कितनी मात्रा में दूध और कितनी में पानी है। तो इसलिए यहाँ पर उदात्त और विशेषोक्ति दोनों का मिश्रण कुछ इस तरह का है कि उसमें पार्थक्य दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। अस्तु यहाँ दोनों के मिश्रण, अद्भुत मिश्रण के कारण, नीरक क्षीर न्याय युक्त मिश्रण के कारण संकर अलंकार भी हो गया है। तो इस प्रकार से ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी ये सामान्य संक्षिप्त विशेषताएं रहीं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।